monoxide poisoning, carbon dioxide poisoning, and hydrogen sulfide poisoning. I have already teach you datura poisoning and organophosphorus poisoning, barbiturates. Last time I teach you barbiturates poisoning, chlorohydrate poisoning, and kerosene poisoning. Today, carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide poisoning is a gas that is released from the automobiles, generators, coal. Usually, it occurs. The cases occurs in the winter seasons when coal fires burn in the houses and पेंटर्स में भी ये यूज की जाती है, ऑटोमोबाइल से ये रिलीज होती है, जनरेटर से रिलीज होती है, कोल से ये रिलीज होती है, या फिर ये पेंटर्स वगैरह थिनर एक सोल्यूशन होता है उससे ये रिलीज होती है। और घरों में अगर हम बंद कमरे में या इस तरह बंद घर में बारबेक्यू वगैरह करें तो कोल में रिलीज होती है। नॉर्मल क्वांटिटी जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की है ये 1% है इन ब्लड में। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी इसका ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, टिश्यू अनोक्सिया हो जाता है और ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं जाती, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो मोस्टली इफेक्ट्स करती है ये कार्डियक मसल्स को। इसका एक एमसीक्यूज भी आ जाता है कि आपके बैक पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग का कलर क्या होगा। तो चेरी रेड कलर जो है ये बैक पे आपके प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हाइपोक्सिया के जो फीचर्स हैं इंटरनली वो प्रेजेंट होंगे। तो अब मैं आपको इसका डिटेल से पढ़ा देता हूँ। इंट्रोडक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज ए टॉक्सिक गैस। It is a colorless, odorless, tasteless, and initially non-irritating. The reason why it is called the silent killer. बिल्कुल इसको पेशेंट को पता ही नहीं होता है उसकी डेथ हो गई है। इवन कि अगर आप किसी भी बंद गाड़ी में बैठ जाए तो अगर हीटर वगैरह अगर उसमें चलाएं और बहुत ज़्यादा हीटर मतलब हीट हो जाए गाड़ी तो फिर भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है जनरेट होना शुरू हो जाती है। इस तरह के केसेस हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। या फिर हमारे पास अभी सर्दियों में आया था कि न्यूली मैरिड कपल था, उसकी शादी हुई थी तो उन्होंने हीटर वगैरह जलाया हुआ था तो उसकी वजह से भी हस्बैंड की भी डेथ होगी और वाइफ की भी डेथ होगी, बिकॉज जो लोग हैं वो हीटर बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड स्प्रेड हो जाती है और डेथ हो जाती है। साइलेंट किलर बोलते हैं, ये आपको मौका तक भी नहीं देता कि आप मतलब उठ जाए, पेन फ्री होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ incomplete combustion of organic matter due to the insufficient oxygen supply to enable complete oxidation of carbon monoxide. इट इज ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? मोटर व्हीकल से, हीटर से, कुकिंग इक्विपमेंट से ये प्रोड्यूस होता है। एक्सपोजर जो है 100 प्रेशर या ग्रेटर कैन बी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में 1% इसकी क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर 100% से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो डेंजरस, वो लाइफ थ्रेटनिंग है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए टॉक्सिक टू ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। इट इज इजीली अब्जॉर्ब्ड थ्रू द लंग्स, लंग्स से इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है। ऑन एवरेज एक्सपोजर टू 100 pressure या greater is dangerous to human health. Carbon monoxide is normally present in the atmosphere at concentrations of less than 0.001%. यानी एटमोसफियर में ये प्रेजेंट है 0.001% है। जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल रोड्स पे चलती हैं उनके स्मोक से ये निकलती है, जनरेटर से ये प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसको हम कहते हैं ना ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है और गर्मी डे बाय डे जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक इसका रीज़न ये भी है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इंजन इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। फिर आगे इसके सोर्सेज हैं
कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहाँ से प्रोड्यूस होती है। चारकोल फायर्स, कोयले से ये प्रोड्यूस होती है। बारबेक्यू डन इन ए क्लोज्ड इन्वायरमेंट, वहाँ से ये प्रोड्यूस हो सकती है। अपार्टमेंट या कैंपिंग ट्रेलर्स आर दी हार्मफुल है। पेंट थिनर्स and varnish removes contain methylene chloride, which is a source of carbon monoxide. But its use is increasing in personal care products. जितनी भी ये बॉडी स्प्रे वगैरह है उसमें ये थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें यूज की जाती है इसकी। टोबैको स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगार है, सिगरेट है, इसमें भी ये प्रेजेंट होती है। स्मोकिंग ऑफ 1 or 2 पैक्स, जो लोग सिगरेट पीते हैं, एक पैकेट दिन में पीते हैं या 2 पैकेट दिन में पीते हैं, तो उनके बॉडी में 1.9 या 3% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड स्लोली वो आती रहती है। इन पेशेंट्स को लेटर ऑन क्या मसला होता है, आफ्टर 10-20 ईयर्स के इनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये इफेक्ट करती है मायोग्लोबिन को। तो ऑक्सीजन, जितने भी आपने देखा होगा सिगरेट स्मोकर हैं, उनको ब्लड प्रेशर का मसला लेटर यानी ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है। इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो सिगरेट पीने से आपको रोकते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स लो कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेस देन 1%, 1% से भी कम इसकी ये। आगे ये सोर्सेज है, कंसंट्रेशन है। 0.1 प्रेशर पे नेचुरल एटमोसफियर में, एवरेज लेवल इन होम्स में 0.5 to 5 है। नियर प्रॉपरली एडजस्टेड गैस स्टोव्स इन होम्स में, घरों में जो चूल्हे वगैरह हैं, हीटर वगैरह 5 to 15% है। ऑटोमोबाइल्स के स्मोक में 100 to 20% है। एग्जॉस्ट फ्रॉम होम गुड 500% है। अनडाइल्यूटेड वार्म कार एग्जॉस्ट उसमें 7000 है। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है कि टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया जो है ये करवा देता है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, ये केमिस्ट्री है, बस आपने ये पहली लाइन ही याद करनी, उसके बाद ये नहीं याद करना है कि ऑक्सीजन बॉन्ड 4 होते हैं, उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड आके अटैच हो जाती है। उसके बाद ये ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन बॉन्ड ही जो है वो जो है ऑक्सीजन को ज़्यादा लेना शुरू कर देता है, और टिश्यूज़ के लिए ऑक्सीजन रिमेनिंग रहती ही नहीं है। टिश्यू हाइपोक्सिया फिर ये आपको हो जाता है। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड टू द erythrocyte due to binding of carbon monoxide with the hemoglobin forming carboxy hemoglobin or carboxy hemoglobin। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड when it combine with the hemoglobin then what is the product that is formed। तो आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए होते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यूरिया, नाइट्रोजन, इस तरह के फार्मूलाज लिखे होते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। The affinity between the hemoglobin and carbon monoxide is approximately to 30 times stronger than the affinity between hemoglobin and oxygen। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बाउंड जो है वो लेस, मतलब ये बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी के तेजी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी तरफ लेता है। ये आगे इसका मैकेनिज्म है, ये छोड़ देना आप। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, कैसे इसकी डेथ होती है। नंबर 1 में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। नंबर 2 में ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, इस वजह से भी टिश्यू हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। थर्डली ये मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है कार्डियक मसल्स की, ये प्रोटीन है जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स वीक हो जाते हैं और हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है और हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। ये इसके 4 जो है ये मैकेनिज्म्स हैं। Carbon monoxide also bind to the heme protein myoglobin. It has a high affinity for myoglobin, about 60 times greater than that of oxygen. Carbon monoxide bound to myoglobin may impair its ability to utilize oxygen। ये बाइंड कर देती है मायोग्लोबिन के साथ और इसकी जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की, वो पोर्स ही बंद कर देती है, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगी। दिस causes reduced cardiac output and hypotension which may result in brain ischemia की तरफ ले जाए। Therefore carbon monoxide has direct toxic effect on cardiac muscles,
cardiac muscles पे जो है वो direct effects है. And other mechanisms involve effect on the mitochondrial respiration enzymes chain that is responsible for effective tissue utilization of oxygen. ये मैंने आपको वो आर्सेनिक के मैकेनिज्म में भी पढ़ाया था कि ये टिश्यू हाइपोक्सिया करवाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन को डिप्रेस करता है. वहाँ पर भी ये एक मैकेनिज्म था. या फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड्स में वहाँ पर भी ये इसी तरह का मैकेनिज्म है, सेलुलर रेस्पिरेशन को इफेक्ट करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड binds to cytochrome oxidase. This binding interferes with aerobic metabolism and efficient ATP synthesis. इसकी वजह से एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो स्विच आउट हो जाती है, नॉक्सिया हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस, पेशेंट इवेंचुअली शॉक में चला जाता है. सीएनएस इफेक्ट्स क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा तो हेडेक जो है इसका मेन सिम्टम्स हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है कि सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा हीटर अगर रूम में यूज़ करते हैं तो आपको हेडेक सबसे पहले साइन सिम्टम कौन सा आता है? हेडेक, आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाती है. ठीक है. उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड causes brain lipid peroxidations, degradations of unsaturated fatty acids. Carbon monoxide causes endothelial cells and platelet release of nitric oxide and the formation of oxygen-free radicals, including peroxynitrate. In the brain, the causes further mitochondrial dysfunction, capillary leakage, leukocytes, sequestration, and apoptosis. नेक्रोसिस या apoptosis आपने ये पैथोलॉजी में पढ़ा होगा. The most acute poisoning, the most affected systems are the central nervous systems and the heart. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और हार्ट मसल्स पे सबसे ज़्यादा इसके साइंस पे इफेक्ट्स करता है. इंडिविजुअल्स विद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस ऑफ लेस देन 10% आर टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक. अगर ब्लड में 10% कार्बन मोनोऑक्साइड है तो पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स नहीं आएगा. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिटवीन 10 to 20% प्रोड्यूस सिम्टम्स विच आर वैक्यू एंड नॉन डिस्क्रिप्शंस. ये आपके पारिक पे एक टेबल बना हुआ है. कंसंट्रेशन 10% हो तो कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे? डिजीनेस, लिथार्जी, मसल फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक. इस तरह के साइन सिम्टम्स जो आते हैं, कितने परसेंट पे क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, ये भी एग्जाम में एक पूरा क्वेश्चन आया हुआ है. पारिक पे आपके टेबल बना हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, वो आप लोगों ने याद करना है. ठीक है. इफेक्ट्स become increasingly severe as carboxy hemoglobin concentration rise to 30 to 50% range. आगे से CNS symptoms क्या आ जाते हैं? Symptoms of acute poisoning with carboxy hemoglobin concentrations in 30 to 50% range. Irritability, इंसान जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, बिल्कुल ऐसे सो रहा होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिस्टर्बेंस ऑफ जजमेंट, फैसला नहीं कर पा रहा होगा करना क्या है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कोलैप्स हो जा रहा है. फेंटिंग ऑन एक्सर्शंस, फेंट हो रहा होगा, लिथार्जिक. इफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 60 to 70%, देन पल्स रेट जो है उसको आपने चेक करना है, वो स्लो हो रही होगी, कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज हो रहा होगा, रेस्पिरेशन जो है वो तेज हो रही होगी, क्रिटिकली वो इल होगा. ये टेबल है. ये एग्जाम में जो है ये आया था ये दफ़ा यूएचएस में कि राइट डाउन दी साइंस सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज.
तो ये टेबल पूरा बनाना था कि 0 to 10% में नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। 10 to 20% में टाइटनेस अक्रॉस दी फोरहेड, पॉसिबल स्लाइट हेडिक, आप थोड़ा थोड़ा बस लिख दें पॉसिबल हेडिक, ये 10 to 20 to 30 में हेडिक, थ्रॉम्बलिंग इन दी टेम्पल्स, जिस तरह आपके सर में घंटियां बज रही हैं वैसी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। 30 to 40% में सीवियर हेडिक हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी, वीकनेस, कंफ्यूजन, वोमिटिंग हो जाएगी। 40 to 50% में सेम एज अबव, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर हेडिक। 50 to 60% में सिंकोप, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है आपका रेस्पिरेटरी रेट वो ज़्यादा हो जाएगा, पल्स रेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, कोमा में इंसान चला जाएगा। उसके बाद पहले रेस्पिरेशन तेज होगी, उसके बाद बिल्कुल स्लो चाइनीज स्ट्रोक आपकी रेस्पिरेशन हो जाएगी। 3 to 4 रेस्पिरेशन पर मिनट हो जाएगी। 60 to 70% में कोमा, इंटरमिटेंट कन्वल्शंस, झटके लगना शुरू हो जाएंगे पेशेंट को। 70 to 80% में वीक पल्स हो जाएगी, स्लो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। 80 to 90% में डेथ हो जाएगी इज लेस देन 1 आवर। 90 प्लस अगर कंसंट्रेशन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गई तो डेथ विद इन ए फ्यू मिनट्स, इसकी डेथ हो जाएगी। नॉन फेटल एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजुअली रिजल्ट्स इन कंप्लीट रिकवरी विद इन 2 to 4 आवर्स। अगर आपके ब्लड में 100% ये नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड तो फिर भी ऑक्सीजन आपने देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, फ्लूइड देना है, IV फ्लूइड, फिर ये रिकवरी होगी 2 to 4 days में। ओनली इफ कोमा लास्ट मोर देन 24 आवर्स सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लाइकली टू डेवलप। अगर टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया वो इरिवर्सिबल है, उसमें आपकी आवाज़ भी जा सकती है, आपकी बिनाई भी जा सकती है, आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आपका कोई लिम्ब भी पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। अगर तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया, ट्विचिंग मसल्स जो है वो नंबनेस वगैरह होना शुरू हो जाएगी। डिलेड न्यूरोपैथी में अकर ड्यू टू दी डीमाइलिनेशंस, वो नंबनेस वगैरह लोअर लिम्ब में डेवलप हो जाएगी। क्रोनिक साइन सिम्टम्स same as that of the acute sign symptoms, and chronic exposure to relatively low level of carbon monoxide may cause persistent headache, lightheadedness, or depression, confusion, memory loss, nausea, vomiting. That are the sign symptoms of chronic sign symptoms. However, one case noted permanent memory loss and learning problems after a 3 years exposure are to relatively low level of carbon monoxide from a faulty furnace. फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में, उनमें स्लो पॉइजनिंग होती रहेगी तो उनमें मेमोरी लॉस का चांस होता है। क्रॉनिक एक्सपोजर में वर्सन कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम इन सम पीपल, हार्ट प्रॉब्लम उनमें आ सकती है। क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी आर्टरीज में, वेन्स में जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाएगी। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट द ग्रेटर रिस्क टू पर्सन्स विद क्रोनिक हार्ट डिजीज। जो पेशेंट ऑलरेडी क्रोनिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिस्क जो है डेथ का वो ज़्यादा हो जाता है। डायग्नोसिस आपने, अगर आपके पास मेडिकल केस ये आया है, होमिसिडल तो बहुत कम होता है, सुइसिडल भी नहीं होता, एक्सीडेंटली आपके पास अगर केस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का आ जाए तो आपने ब्लड सैंपल उसका भिजवा देना, उसमें डिटेक्शन ये प्रेजेंट आ जाएगी। लेकिन अगर इसकी वजह से डेथ हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, देन आपने ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उसका ब्लड का सैंपल भिजवाना है और उसका ब्रेन वगैरह का सैंपल आपने वो भी भिजवा देना है। ए हिस्ट्री ऑफ potential carbon monoxide exposures, resident fires, automobile running in a closed garage, gas stoves malfunction, ये हिस्ट्री उनके प्रेजेंट होगी। आपने पहले हिस्ट्री लेनी है कि हुआ क्या था। विदाउट हिस्ट्री आप सडन डेथ पेशेंट की होती है, आप किसी और तरफ उसको लेके जा सकते हैं पॉइजनिंग को। क्लिनिकल साइन सिम्टम्स कैरी रेड डिस्कलरेशंस अराउंड द माउथ where carboxyhemoglobin at C25% spread to the entire body, limbs at the present of आपके चेरी रेड डिस्कलरेशन, ये MCQs में ये दफा है। इस तरह ये बैक पे आपके
टिपिकल ये साइन सिम्टम्स है, चेरी रेड कलर प्रेजेंट होगा। ये फैटल केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इस तरह उसका फैटल प्रॉब्लम होगा। ये ब्राइट चेरी पिंक डिस्टलरेशन ऑफ द फेस है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड, पहले भी आपको वो बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोप में आप क्या देखते हैं ब्लड एग्जामिनेशन में, जब हमने आपको प्रैक्टिकल करवाए थे टीचमेंट टेस्ट, टाकायामा टेस्ट, वो तो माइक्रोस्कोपिक था। उसके फिजिको केमिकल टेस्ट में बेंजीडीन टेस्ट या फिनोक्सिलीन टेस्ट। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वो बैंड से बनते थे, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बैंड है, ये जो है वो मेथ हीमोग्लोबिन का बैंड है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बैंड है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो ये इसका बैंड क्या है, शो टू बैंड्स बिटवीन डी एंड ई लाइंस and the bands near the D lines is sharper, well defined and half the thickness of the band near to the E line। ये पिक्चर है, नेट से ये आपको मिल जाएगी पिक्चर्स। ये पिक्चर्स ऑस्पी में हम वो 7 उसके बैंड्स हैं, तो एक बैंड को हम आपको वो दिखाते हैं कि ये व्हाट इज दिस बैंड, कौन सा ये बैंड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है या मेथ हीमोग्लोबिन है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है ऑस्पी में। But the diagnosis is confirmed by measuring the level of carbon monoxide in the blood। Exact जो diagnose है वो blood samples से थ्रू आपने भिजवाना है। This can be determined by measuring the amount of carboxyhemoglobin compared to the amount of hemoglobin in the blood। ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज वाले आपको बता देंगे लेटर ऑन आफ्टर 2 to 3 मंथ कि इसकी डेथ इसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट थी या नहीं थी। उसके बाद आपने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फाइनल करनी है। Carbon monoxide is produced naturally by the body as byproduct of the converting protopyrin into bilirubin। This carbon monoxide also combines with hemoglobin to make carboxyhemoglobin, but not as at toxic level। ये आप रहने दें। आपने इसका मैकेनिज्म, आपने इसके एक वो पोस्टमार्टम फीचर्स मैकेनिज्म में वही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, उसके बाद ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एज हाइपोक्सिया करवाना, कार्डिक मसल्स को वीक करके हाइपोटेंशन और लेटर ऑन हाइपोक्सिया करवाना। माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे साइटोप्लाज्म के साथ बाइंड करके सेलुलर रेस्पिरेशन को इनहिबिट करना, ये मैकेनिज्म है। उसके बाद पोस्टमार्टम फीचर पूछ लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कि इसका ये चेरी रेड कलर है। नंबर 3 में इसकी रेशो पूछ लेते हैं कि ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है, 1% यूजली ये मतलब प्रेजेंट होती है ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा इसके साइंस सिम्टम्स, वो जो परसेंटेज वाला ये टेबल है वो आपने रिमेंबर करना है। ये फिंगर टिप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन मॉनिटरिंग है, ये कुछ हॉस्पिटल्स में ये प्रेजेंट होता है। ये मॉनिटरिंग जो भी केस आए, तो केस तो अनकॉन्शियस आता है, वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन, तो उसको रेडली उसकी हिस्ट्री लेके आपको पता चल जाना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो इससे हम कंसंट्रेशंस भी मालूम कर सकते हैं। ये ब्रेथ कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशंस मयरिंग मॉनिटर्स हैं। ये इसको आप इस तरह अस्थमैटिक वाले पेशेंट में या इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड वाले पेशेंट्स में आप जो है इससे भी चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर टाइप है ये, जिस तरह ब्लड शुगर का वो करते हैं। अगेन ये परसेंटेज पे साइंस सिम्टम्स हैं, प्रीवियस भी मैंने पढ़ा दिया है। मैनेजमेंट इसकी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की ऑक्सीजन आपने दे देनी है, बेड जो फुट एंड वो रेज कर देना है ताकि उसको ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा उसके ब्रेन में जाए, हाइपोक्सिया ताकि उसको ना हो। एंटीबायोटिक दे देना है आपने, आईवी फ्लूइड्स दे देना है उसको, वोमिटिंग के लिए कुछ दे देना है, एंटीएमेटिक ड्रग दे देनी है, सोलोकार्टिव ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स दे देनी है। मैनेजमेंट यही है, दरवाजे डोर्स वगैरह ओपन कर देने हैं,
हॉस्पिटल में है फिर भी उसको खुली फिजा में ले जाएं या फिर उसको इंस्टेंट ऑक्सीजन उसको दें फौरन। अदरवाइज हाइपोक्सिया हो जाता है और डेथ होते हैं, हमने खुद देखा है पेशेंट की कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। मैनेजमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग गोज ऑफ मैनेजमेंट टू रिलीव cerebral and cardiac ischemia, to promote dissociation of carboxy hemoglobin, to increase carboxy elimination rate. Each goal is best achieved by administering oxygen. तो ऑक्सीजन आपने लगा देनी है उसको। Remove victim from the carbon monoxide source and administer pure oxygen देनी है। Victim should be kept quiet, resting, ज़्यादा वो एग्जॉस्ट ज़्यादा बोले ना, exertion ना करे। Activity increase oxygen demand of muscles and hypoxia of brain. When carboxyhemoglobin concentration is less than 15% fresh air, and the rest is all that is required as treatment. If carboxyhemoglobin concentration exceeds 50%, 100% oxygen should be given देनी चाहिए. Dissociations of 50% carboxyhemoglobin will be achieved in 40 minutes in an oxygen atmosphere as compared to 4.1 hours in an. अगर आप सिलेंडर वाली ऑक्सीजन देंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आप एज कम्पेयर जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज जो है खुली हवा में ले जाएंगे, रिकवर वहाँ से भी ठीक हो जाएगा लेकिन वहाँ पे स्लोली होगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन दे देंगे तो 1 घंटे में ठीक होना शुरू हो जाएगा। एस्फिक्सिया या हाइपोक्सिया के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऑक्सीजन एट 2 एटमॉस्फेयर विल रिड्यूस द life of carbon to 20 minutes causes almost instantly reversal of body. This occurs because oxygen ये भी आप छोड़ देंगे। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आपने दे दी तो डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी, रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डैमेजिंग साइनसेस, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। बहुत ज़्यादा भी आपने जो है उसको ऑक्सीजन नहीं देनी। तो यहाँ से मैं कार्बन मोनोऑक्साइड फिनिश करता हूँ। अगेन मैं आपको इसमें बता दूँ कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम में आया हुआ है, इसके साइन सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज वो एग्जाम में आया हुआ है। थर्डली इसका पोस्टमार्टम फीचर चेरी रेड कलर, वो इसका एग्जाम में जो है वो भी आया हुआ है। अब आपके रिमेनिंग जो पॉइजन है वो नट्स वोमिका और कैनेबिस इंडिका, चर्स और इसी तरह एस्प्रिन, पैरासिटामोल, 4-5 रह गए हैं। नेक्स्ट वीक में हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें मेडिको लीगल वो तस्वीरें होंगी जो हमने परफॉर्मा बनाया होता है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, उसकी तस्वीर होगी। आप लोगों ने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है और वहाँ से फिर आपने उस परफॉर्मा को देखते हुए आपने फिर अपनी कॉपीज पे नोट करना है। पेशेंट की तस्वीर भी मैं आपको साथ दिखाऊंगा, ठीक है, पावर पॉइंट पे या किसी और पॉइंट पे, या कोई वीडियो अगर मैं बना सका तो। ठीक है, ये मेडिको लीगल जो है ये कॉपीज पे 10 लिखने हैं, इसी तरह टॉपसी जो है वो 5 लिखनी है। और नेक्स्ट वीक में 2 दिन आप लोगों के प्रैक्टिकल हुआ करेंगे और 1 दिन आपका लेक्चर हुआ करेगा। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो? जी।